Hello everyone, welcome in our YouTube channel Physio Vigyan. In this video we are going to learn about मैकेंजी टेक्निक. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि मैकेंजी टेक्निक होता क्या है. मैकेंजी टेक्निक इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ असेसमेंट, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर. मतलब कि मसल्स एंड बोन्स में जो भी डिसऑर्डर हो रही है हमारे स्पाइन में, उसमें ना केवल ट्रीटमेंट, इवन असेसमेंट भी मैकेंजी टेक्निक के थ्रू होता है कि क्या उसको प्रॉब्लम है, किस मोमेंट में उसको प्रॉब्लम है, तो क्या उसको होगी प्रॉब्लम, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रिवेंशन भी देखेंगे कि कैसे उस कंडीशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं. और ये पर्टिकुलरली किस में है, ऑन द स्पाइन, बेस्ड ऑन द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू रिपीटेड मूवमेंट. हम पेशेंट से मैकेंजी टेक्निक में हम कैसे उसका असेसमेंट करते हैं, उनको रिपीटेड मूवमेंट करने के लिए बोलते हैं. उससे हमें ये पता चलता है असेसमेंट का कि उसमें क्या प्रॉब्लम है उस पेशेंट को. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और आगे चल करके प्रिवेंशन प्रोटोकॉल बनाते हैं. ठीक है. इट एम्स टू आइडेंटिफाई ए डायरेक्शनल प्रेफरेंस दैट प्रोड्यूसेस सेंट्रलाइजेशन ऑफ सिम्टम्स. मैकेंजी टेक्निक का ना एक सिंपल सा अप्रोच है कि मैकेंजी टेक्निक को हम यूज़ करके जो पेन हमारा पेरिफेरलाइज है, मतलब कि जो पेन आपका मान लो कि लंबर एरिया से नीचे आपके लेग में जा रहा है या सर्वाइकल एरिया से आपके हैंड में जा रहा है, उसको ये क्या करते हैं, पेरिफेरल से, मतलब कि हाथों से फिर से आपके डिस्क तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पेन को लेकर के आना. तो ये इसका डायरेक्शनल प्रेफरेंस है, मूवमेंट ऑफ पेन फ्रॉम द लिम्ब टुवर्ड द स्पाइन. गाइडिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज एंड पोस्चर करेक्शन टू रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन एंड रिड्यूस पेन. तो मैकेंजी टेक्निक में हम वही पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइजेस करा करके क्या करते हैं, उसके और साथ में पोस्चर को करेक्ट करते हैं जिससे कि उसका पेन रिड्यूस हो जाए. अब असेसमेंट, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है. तो इसको सबसे पहले रॉबिन मैकेंजी ने डेवलप किया था 1950s में. ठीक है. और न्यूजीलैंड के ये रहने वाले थे. इस टेक्निक को इस टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है. ठीक है. इस पे बहुत सारी रिसर्चेस कंप्लीट है. अब मैकेंजी टेक्निक को पढ़ने से पहले हमें उसकी थोड़ी सी एक स्टोरी की तरफ समझते हैं कि कैसे रॉबिन मैकेंजी ने इस टेक्निक को ईजाद किया, कैसे फाइंड किया. ठीक है. तो क्या हुआ, डेली की तरह रॉबिन मैकेंजी एक फिजियोथेरेपिस्ट थे. तो डेली की तरह अपने क्लिनिक में बैठ करके पेशेंट्स को देख रहे थे. अचानक से क्या हुआ कि उनके क्लिनिक के अंदर एक पेशेंट आया बैक पेन को लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था उसको. तो रॉबिन मैकेंजी एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट थे. उन्होंने कहा कि पहले मैं जिन पेशेंट को देख रहा हूँ उनको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद सर मैं आपको देखता हूँ. आप वहाँ पास एक इस तरीके का काउच रखा हुआ था. तो मैकेंजी ने बोला, रॉबिन मैकेंजी ने, कि आप वहाँ जा कर के लेट जाओ. तो पेशेंट वहाँ जा कर के इस तरीके से कुछ लेट गया. अब क्या हुआ कि पेशेंट 4-5 मिनट के लिए वहाँ पे इसी तरीके से लेटा रहा. फिर पेशेंट से जैसे ही खाली हुए रॉबिन मैकेंजी और वो आए उसके पास, तो पेशेंट देखा कि पेशेंट उछलने कूदने लग गया, उसको तो कोई पेन ही नहीं हो रहा है. तो रॉबिन मैकेंजी सोच में पड़ गए कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ इस पेशेंट को कि जो कि इतना पेन में लेकर के आए थे कि इसको इतना दर्द हो रहा था, रो रहा था ये, और अब क्या हुआ कि इसको कोई पेन ही नहीं हो रहा है. ये एकदम से खेल कूद रहा है, उछल रहा है, पेशेंट को कोई भी पेन नहीं है अब. तो रॉबिन मैकेंजी ये सोचते सोचते उनको पूरे लगे 25 साल. For almost 25 years, Robin McKenzie observed in his patients, and in 1981, he designed a mechanical diagnosis and therapy. तो 25 साल लगे रॉबिन मैकेंजी को ये पूरा सोचते हुए और पेशेंट्स में इस चीज़ को अप्लाई करके देखते हुए कि आखिरकार हो क्या रहा है और ये कैसे सिम्टम्स कम हो रहे हैं. ठीक है. इस इंसिडेंट के बाद तो 25 साल बाद 1981 में उन्होंने क्या किया, इस अपनी मैकेंजी टेक्निक को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि मैकेंजी जो ये मेथड है, इससे आप असेसमेंट भी कर सकते हो, इससे आप उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हो और साथ में उसका प्रिवेंशन भी कर सकते हो. और इस टेक्निक पे जो मैकेंजी टेक्निक है ग्लोबल वर्ल्ड में यूज़ हुआ है और बहुत सारी रिसर्चेस कंप्लीटेड हैं. यहाँ पे मैंने 2-3 रिसर्चेस लगाई हैं, ये आप इसको पढ़ सकते हो जूम करके. ठीक है. तो ये एक ऐसी अप्रोच है जिसको कि बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है और ये काफ़ी बेनिफिशियल भी है. अब हम देखते हैं कि
आखिरकार ऐसा होता क्या है बॉडी में जिसके कारण से वहाँ पे बैक में हमें स्पाइन में पेन होता है, ठीक है। तो ये हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर ही है। क्या होता है, जब भी हम बैठते हैं तो किस तरीके से बैठते हैं। मोस्टली आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग जो भी चेयर में बैठते हैं, या आप देखते होंगे कॉलेज स्टूडेंट्स में भी जब वो कुछ लिखते हैं तो उनका पोस्चर कैसा हो जाता है, स्लाउच हो जाता है। इवन आप देखते होंगे कि घर में सोफाज वगैरह में जो लोग बैठते हैं वो स्लाउच पोजीशन में जाके बैठ जाते हैं। तो इससे होता क्या है, स्लाउच सिटिंग इंक्रीजेज इंट्राडिस्कल प्रेशर इन अ काइफोटिक पोजीशन। जैसे ही वो स्लाउच पोजीशन में कुछ इस तरीके से बैठते हैं, इस पोस्चर में बैठते हैं, ये पैर हैं, ये हाथ है, इस और ये सर है, इस पोजीशन में बैठने से होता क्या है कि यहाँ पे जो वर्टिब्राज होती हैं वो इस तरीके से कुछ कंप्रेस हो जाती हैं और यहाँ पे काइफोटिक पोस्चर बनने लगता है। तो ये जो डिस्क है ये पीछे की तरफ क्या करने लगती है, हर्निएट करने लगती है, और आगे की तरफ बोन क्या हो जाती है, डिस्क को कंप्रेस करती हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, स्लाउच सिटिंग इंक्रीजेज इंट्राडिस्कल प्रेशर काइफोटिक पोजीशन में। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि पीछे हमारे बोन्स के लिगामेंट्स और मसल्स होते हैं, लेकिन बहुत टाइम के लिए जब आप किसी पोस्चर को अटेन करते हो ना, तो पीछे के जो लिगामेंट्स या आपके मसल्स है वो भी क्या हो जाते हैं, वीक होकर के स्ट्रेच पोजीशन में या स्ट्रेच होकर के वीक होने लगते हैं, जिसके कारण से जो वहाँ पे जैसे कि आपके दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है वो क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड की ओर कंप्रेस होने लगती है, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर स्पाइनस लिगामेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ओवर स्ट्रेच होते हैं, वीक होते हैं, जिसके कारण से वो जो डिस्क है उस पर प्रेशर बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लेक्शन, हम बहुत फ्लेक्स करते हैं, हम बहुत फ्लेक्स, वो वाला फ्लेक्स नहीं है, फ्लेक्स मतलब कि आप फ्लेक्शन, आप बहुत झुकते हो। वी डू नॉट एक्सटेंड दैट मच, जितना हम दिन भर में झुकते हैं उतना ज़्यादा हम एक्सटेंड अपने बॉडी को नहीं करते हैं, ठीक है। इस कारण से भी हमारा जो पोस्चर होता है वो स्लाउच पोस्चर, थोड़ा काइफोटिक पोस्चर में बना रहता है। अब इफेक्ट ऑफ फ्लेक्शन ऑन डिस्क, डिस्क में क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एंटीरियर लोडिंग जो वर्टिब्रा में है, आप देख रहे होंगे वो क्या होती है, ये बढ़ जाती है, जिसके कारण से जो एनुलार कंप्रेस है, जो एंटीरियर एनुलार है वो कंप्रेस होता है, और जो पोस्टीरियर एनुलार है, आपको मालूम होगा कि जो हमारी डिस्क होती है उसमें एक एनुलर फाइब्रोसिस, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस पल्पोसस मिलेगा, ठीक है। फिर आपको ये बाहर की जो लेयर है उसको क्या कहते हैं हम, एनुलर फाइब्रोसिस, ठीक है। तो जो आपका एनुलर फाइब्रोसिस है आगे की तरफ जब वो कंप्रेस होता है तो पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा वो क्या होता है, एक्सटेंड होता है, जिसके कारण से जो ये लेयर है, वॉल है एनुलर फाइब्रोसिस की पोस्टीरियर साइड पे, वो स्ट्रेच हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। अब क्या होता है, जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही, देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, तो जो बीच में न्यूक्लियस पल्पोसस है वो भी आपका पीछे के साइड, पोस्टीरियर साइड पे डिस्प्लेस होने लगता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस ये आपका जैसे ही पीछे की तरफ डिस्प्लेस करेगा तो हमें ये भी मालूम है कि यहाँ से हमारे वर्टिब्रल बॉडी से क्या जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, जिसको कि वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस होगा तो वहाँ पे जो भी नर्व रूट होंगे उनमें क्या होगा, पेन कॉज होगा। अब इसको एक इस तरीके से समझते हैं, गेम की तरीके से, ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम पेन अकर, सो इफ वी रिवर्सल द पोजीशन वी कैन अबॉलिश द पेन। हमें मालूम है कि हमारी जो उंगलियां होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर फ्लेक्स ही होती है, हम ऐसे करके थोड़ी चलते हैं, नहीं चलते हैं ना, तो फ्लेक्स होती है। तो चलो एक काम करते हैं, अभी जैसे जिस पोजीशन पे भी आप बैठे हो वहाँ पे आपको करना क्या है, आपको कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक के लिए अपने इस इंडेक्स फिंगर को क्या करना है, एक्सटेंड करके रखना है, ठीक है, करके रखो इसको 30 सेकेंड तक के लिए। करके जब रखोगे तो आपको धीरे धीरे तो पेन होगा, यहाँ पे आपको पेन इंक्रीज होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके इस मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे आपको पेन हो रहा है, लेकिन सेम फोर्स पे अगर आप उसको मेंटेन किए रहोगे, मैं क्या कह रहा हूँ, सेम फोर्स पे अगर हम उसको मेंटेन किए रहेंगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ये पेन डिफ्यूज हो रहा है, ये पेन मतलब कि बढ़ नहीं रहा है, सेम सा पेन डिफ्यूज होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। और जैसे ही अब आप इसको 60 सेकेंड के बाद उसको छोड़ोगे तो अब आप देखोगे कि आपको यहाँ पे कोई भी पेन नहीं होगा। ये चीज़ को आप प्रैक्टिकली करो और सच में आपको ऐसे ही होगा। तो यही है मैकेंजी टेक्निक।
हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्स पोजीशन पे रहती है, हमें उसको करना क्या है, एक्सटेंड करके रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, सेम प्रेशर पे मेंटेन करके रखोगे तो पेन पहले डिफ्यूज होगा आपका, फिर उसके बाद पेन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हूँ, जरूरी नहीं है कि हर एक स्पाइन की कंडीशन में हम ऐसा ही करें, ठीक है, हमें हर एक स्पाइन की कंडीशन में ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए भी अभी हम आगे समझेंगे कि आखिरकार कब हमें ऐसा करना है और कब नहीं करना है। उससे पहले जब रॉबिन मैकेंजी इस अप्रोच को बना रहे थे तो उनने इसका कुछ क्लासिफाई किया कि आप जो मैकेंजी टेक्निक है उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करोगे, है ना। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें उसको यूज़ कहाँ करना है, ठीक है। तो इसके हमारे क्या होते हैं, उन्होंने 3 सिंड्रोम के थ्रू इसको बताया है। सबसे पहला आपका पोस्चरल, दिस इज कॉज्ड बाय मैकेनिकल डिफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ पोस्चरल स्ट्रेस। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा अगर सोफे में जैसे बैठते हैं तो स्लाउच पोजीशन पे बैठते हैं, तो उससे होता क्या है, जो पोस्टीरियर साइड पे स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट हैं, वो मैकेनिकल स्ट्रेस पे जाते हैं, उन पे लोड पड़ता है और वो स्ट्रेच पोजीशन पे बने रहते हैं। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, आपका वो स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो जाता है। तो एक तरीके से ये कैसे वो स्ट्रक्चर वीक हो रहा है आपका, वो आपका हो रहा है पोस्चर के कारण, ठीक है। आपको ये भी मालूम है कि वो पीछे का स्ट्रक्चर अगर वीक होगा तो क्या होगा, वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे डिस्क है वो कंप्रेस करेगी स्पाइनल कॉर्ड को, तो पेन होगा। तो आपने सबसे पहले क्या समझा कि एक क्या होता है, सबसे पहला पोस्चरल के भी कारण से बैक में पेन हो सकता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ सर्टेन पोस्चर और पोजीशन विच प्लेसेस सम सॉफ्ट टिश्यू अंडर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस विल इवेंचुअली बी प्रोडक्टिव ऑफ पेन। अगर आप बहुत देर के लिए उस सेम पोस्चर को मेंटेन करके रखोगे तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली आपको पेन कॉज करेगा, है ना। आप बहुत देर के लिए खड़े भी हो जाओगे ना, आप एक बार देखना, बहुत देर के लिए जब आप खड़े रहोगे तो आपको क्या होगा कि आपके पैरों में आपको दर्द होगा, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग पोस्चर मेंटेन करने के कारण, और वो भी रॉन्ग पोस्चर जब हम करते हैं तब हमें पेन होता है। जैसे कि जब हम खड़े होते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एक पैर पे खड़े होते हैं, आपके पास 2 पैर है, आपको दोनों पैरों पे खड़ा होना चाहिए जिससे कि वेट आपका दोनों में बराबर तरीके से जाए तो आपको पेन नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, एक तरफ झुक करके ज़्यादा खड़े होते हैं, तो होता क्या है कि बॉडी जल्दी थक जाती है एक साइड की, क्योंकि जो 100% वेट आपका दोनों 50-50 लेग से जाना चाहिए था वो 100% एक ही पैर पे जा रहा है, इसलिए वो रॉन्ग पोस्चर है। तो इस चीज़ को हमेशा अब हमें समझ लेना है कि पोस्चर के कारण भी पेन होगा। और ये हमने एग्जाम्पल लेग का लिया, ऐसे ही स्पाइन का भी ये सेम एग्जाम्पल है कि अगर आप काइफोटिक पोस्चर पर रहोगे तो आपको पीछे पेन होगा। द पेन सीजेज ओनली विथ अ चेंज ऑफ पोजीशन और आफ्टर पोस्चरल करेक्शन, नो डिफॉर्मिटी एंड नो लॉस ऑफ मूवमेंट। आपका वो पेन तभी कम होगा जब आप उस पोस्चर को करेक्ट करोगे, उसके अपोजिट पोस्चर को मेंटेन करके रखोगे, तो आपको जा करके जब ऐसा करोगे तो कोई डिफॉर्मिटी और कोई भी लॉस ऑफ मूवमेंट नहीं होगा। तो हमने पोस्चरल सिंड्रोम समझ लिया। दूसरा आता है हमारा डिसफंक्शन सिंड्रोम। दिस इज कॉज्ड बाय मैकेनिकल डिफॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अफेक्टेड बाय एडाप्टिव शॉर्टनिंग, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर शॉर्ट हो रहा है मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, मैकेनिकल प्रेशर के कारण, तो ये डिसफंक्शन सिंड्रोम हो सकता है। दिस एबनॉर्मल टिश्यू में बी प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस ट्रॉमा और इन्फ्लामेटरी और डिजेनरेटिव प्रोसेस और ईयर ऑफ पुअर पोस्चर। डिसफंक्शन सिंड्रोम का मतलब होता है कि या तो कोई ट्रॉमा के कारण, या तो कोई इन्फ्लामेशन, या तो कोई इन्फेक्शन के कारण, या तो कोई आर्थराइटिक या डिजेनरेटिव ऐसी कुछ प्रोसेस हो रही है, उसके कारण भी आपको बैक में पेन हो सकता है। हमने एक तो देखा कि पोस्चर के कारण जो लिगामेंट मसल स्ट्रेच हो रहे थे उनके कारण पेन होगा। दूसरा जो डिसफंक्शन सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है कि जो वहाँ पे बोन्स हैं, जो वहाँ पे मसल्स है, क्या उनमें कोई डिजेनरेटिव प्रोसेस तो नहीं हो रही है, क्या उनमें कोई अर्थराइटिक चीज तो नहीं, क्या उसमें एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, क्या उसमें स्पॉन्डाइलोसिस तो नहीं हो रहा है, उसके कारण भी आपको बैक में पेन होगा। या तो ईयर्स, बहुत सालों से अगर पुअर पोस्चर है आपका, तो भी वो डिसफंक्शन सिंड्रोम के अंदर आता है, ठीक है। दीज इवेंट्स कॉज कॉन्ट्रैक्शन, स्कारिंग, अधेरेंस और एडाप्टिव शॉर्टनिंग। अगर ऐसा कुछ होता है, ट्रॉमा होता है या डिजेनरेटिव प्रोसेस वहाँ पे हो रही है, तो क्या होता है, आप एक ट्रिकी मूवमेंट यूज़ करते हो कि पेन वाले मूवमेंट पे ना जाओ, और वो ट्रिकी मूवमेंट क्या करता है कि आपको शॉर्टन कर देता है, वो आपको कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखता है, जिसके कारण से क्या होता है, वहाँ के स्ट्रक्चर्स एडाप्टिव शॉर्टनिंग की तरफ चले जाते हैं।
अब उसमें भी क्या होगा, वो आपको आगे चल के पेन कॉज करेगा। पेन अकर व्हेन एंड रेंज स्ट्रेस इज अप्लाइड टू एडाप्टिव शॉर्टेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वही बात है, जब आप एडाप्टिव शॉर्टेन स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या करोगे, एंड रेंज पे स्ट्रेस डालोगे तो आपको पेन होगा। सिम्टम मस्ट हैव बीन प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स। अगर डिस्फंक्शन सिंड्रोम के अंदर जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो 6 to 8 वीक्स के अंदर आपको 6 to 8 वीक्स से आपको सिम्टम्स देते रहेंगे, ठीक है। और इसमें डिस्फंक्शन सिंड्रोम में मोस्टली आपको क्या देखने को मिलता है, लिमिटेशन ऑफ रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन पोस्चरल में वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे एंड रेंज तक पेशेंट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंड रेंज पे जाने पे उसके सिम्टम्स एक्टिवेट होंगे, पेन होगा उसको और वो लिमिट कर जाएगा। आप मतलब कि रेंज ऑफ मोशन उसका कहीं ना कहीं लिमिट होगा, पूरा रेंज उसको नहीं होगा। किसमें, आपके डिस्फंक्शन सिंड्रोम में। अब आते हैं हम तीसरा सिंड्रोम, हमारा कौन सा है, डिरेंजमेंट सिंड्रोम। सबसे इंपॉर्टेंट, लोकल और रेफर्ड पेन, पॉसिबली पैरेस्थीसिया भी हो सकता है ऐसे पेन। पेन कैन बी कांस्टेंट और इंटरमिटेंट, पेन बना भी रह सकता है, बहुत टाइम से है या कई कई बार आता है, ठीक है। एबरेंट मोशंस एंड डिफॉर्मिटीज में भी प्रेजेंट, कोई ऐसे मोशन के साथ मूवमेंट के साथ आप आए हो जिसके कारण पेन हुआ आपको, या बहुत सालों से डिफॉर्मिटी है उसके कारण आपको पेन हो रहा। ऑलवेज लॉस ऑफ मूवमेंट और फंक्शन, डिरेंजमेंट सिंड्रोम में हमेशा हमको लॉस ऑफ मूवमेंट और फंक्शन मिलेगा। अब डिरेंजमेंट सिंड्रोम का मतलब समझो कुछ इस तरीके से कि ये समझो कि मान लो कि वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लो किसी को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो गया। लिस्थेसिस हमें मालूम है कि एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, तो ये जो डिरेंजमेंट हो रहा, मतलब कि अरेंजमेंट मतलब समझ, एक अलाइनमेंट से अगर अलग होकर के कुछ हो रहा है स्पाइन में, तो वो किसके अंदर आएगा, डिरेंजमेंट सिंड्रोम। कि अगर कोई बोन आगे की तरफ या पीछे की तरफ चली गई है वो सारा, या हम कह सकते हैं कि डिस्क हमारी पीछे की तरफ प्रोट्रूड हो रही है या आगे की तरफ प्रोट्रूड हो रही है, तो वो भी डिरेंजमेंट सिंड्रोम के अंदर आएंगे, ठीक है। तो उसे हम डिरेंजमेंट सिंड्रोम के अंदर रखेंगे। तो स्पाइन में ऐसी कंडीशंस होती हैं ना, लिस्थेसिस और ये डिस्क का प्रोट्रूजन वगैरह, तो वो सारा डिरेंजमेंट सिंड्रोम के अंदर आएगा। मूवमेंट और पोजीशन दैट इंक्रीजेज द पेन और डिफॉर्मिटी आर अवॉइडेड, ठीक है। ये चलो, लार्जर डिरेंजमेंट कॉज ग्रेटर मैकेनिकल डिफॉर्मेशन एंड मोर। प्रिंसिपल ऑफ मैकेंजी टेक्निक, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि पेरिफेरलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन मैकेंजी का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आपको समझाना चाह रहा है कि हमेशा जब भी आपके बैक पेन, कोई भी ऐसा रेडिएटिंग पेन हो रहा है जो सर्वाइकल से आपके हैंड में जा रहा है या आपके लंबर रीजन से आपके पूरे पैरों में जा रहा है, तो उसको क्या करना है आपको, अगर पैरों तक वो रेडिएट हो रहा है तो उसको आपको लंबर एरिया तक लाना है। मतलब पेरिफेरलाइजेशन से आपको सेंट्रल की तरफ लेके आना है, और सेंट्रल यहाँ पे आपका क्या है, स्पाइन है। देखते हैं, मैनी स्पाइनल प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू डिरेंजमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसस विद इन द डिस्क। यहाँ पे यह है कि बहुत सारे जो हमारी स्पाइन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें हमको यही देखने को मिलता है कि जो हमारा डिस्क होता है उससे न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होता है, बाहर की तरफ निकलने लगता है, जिसको कि हम डिस्क बल्ज, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन वगैरह कहते हैं। तो उससे क्या होता है, वो नर्व को इम्पिंज करता है और पेन आपका पूरा नीचे की तरफ रेडिएट होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, उस न्यूक्लियस पल्पोसस को पुश द न्यूक्लियस बैक टुवर्ड द सेंटर, ऐसी एक्सरसाइज करानी है जिससे कि वो न्यूक्लियस पल्पोसस अपने सेम प्लेस में फिर से पहुंच जाए। जब वो अपने सेम प्लेस में फिर से पहुंचेगा तो वहाँ पे पेन क्या होगा, वहाँ पे वो नर्व को क्या नहीं करेगा, इम्पिंज नहीं करेगा, तो आपका जो पेन रेडिएट हो रहा था वो अब पेन रेडिएट नहीं होगा, वो पेरिफेरल से सेंट्रलाइज होने लग जाएगा, सेंट्रल की तरफ जाने लग जाएगा, ठीक है। तो यही इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है मैकेंजी का। नाउ कम टू द असेसमेंट पार्ट। यहाँ पे हमें थोड़ा सा, जब भी हम स्पाइन का असेसमेंट लेंगे तो थोड़ा डिटेक्टिव होना पड़ेगा, और मैकेंजी वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमको पहले से ही दे के रखे हैं कि कौन कौन से आपको असेसमेंट तो करना ही है। अगर आपके पास स्पाइन का कोई भी केस आ रहा है, आपको पूछना है कि पेन कब से है, अगर एक्यूट है, सब एक्यूट है, तो अराउंड इन डेज से आपको समझ में आ जाएगा कि उसका प्रॉब्लम कैसा है, एक्यूट है, सब एक्यूट है या क्रोनिक है, ठीक है। सेकेंड, इन वॉट एरिया यू फेल्ट पेन ड्यूरिंग दिस एपिसोड। तो एक हमारे बॉडी आउटलाइन चार्ट होता है, पूरा मतलब बॉडी का चार्ट होता है, वहाँ पे आप पूछोगे कि आपके शोल्डर में पेन है, आपकी क्या एल्बो में पेन है, क्या आपके फोर आर्म में पेन आ रहा है, या आपके हैंड में, थंब में पेन आ रहा है, तो उसको आप क्या कर दोगे, मार्क कर दोगे, ठीक है। वेयर वॉज द पेन एट ऑनसेट, तो पूछना है आपको कि सबसे पहले जब आपको पेन हुआ था तो कहाँ से हुआ था, क्या आपके पहले कमर पे था, फिर धीरे धीरे आपके पैरों में दर्द गया, या सबसे पहले पैरों से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछना है। अगला क्या है, इज योर पेन इम्प्रूविंग, वर्सनिंग और अनचेंजिंग। आपको पूछना है कि क्या आपको इतने टाइम से पेन था तो पेन आपका इम्प्रूव हुआ, कम हुआ है, या बढ़ गया है, या वैसा का वैसा ही है। पॉजिटिव फैक्टर ऑफ पेन,
क्या है, आपको कॉज पूछना है, कैसे हुआ था, कि आपका पूछना है ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन रिलेटेड मोस्टली होता है डिरेंजमेंट सिंड्रोम्स वगैरह स्पाइन में, वो पूछना है आपको। आरटीए पूछना है कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ, या आपको पुअर पोस्चर कैसा रहता है, ये आप ऑब्जर्व करके भी एसेस कर सकते हो। जब आप पेशेंट से असेसमेंट ले रहे होगे तो उसका पोस्चर जरूर एसेस करना। इज़ द पेन कांस्टेंट और इंटरमिटेंट, आपको पूछना है कि आपका पेन जो है वो हमेशा बना रहता है दिन भर के लिए या बीच बीच में आता है। तो बीच बीच में आता है तो अगर एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है या रिलीविंग फैक्टर, आपको चलने में दर्द होता है या ज़्यादा देर तक बैठने में या झुकने में या पीछे झुकने में या आगे झुकने में दर्द होता है, आप लेटते हो तो आपको आराम होता है या बैठते हो तो आराम होता है, ये सारा आपको पूछना है कि कब कैसे आपका पेन बढ़ता है और घटता है। आर यू बेटर और वर्स इन वॉकिंग और सिटिंग, तो आपको पूछना है कि आप है ना वॉकिंग और सिटिंग में कैसा रहता है, आपका पेन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप ऑब्जर्व करोगे उसके पोस्चर को पेशेंट के। सेकंड आप पाल्पेट करोगे, है ना, पाल्पेशन के थ्रू कि आपको यहाँ पेन हो रहा है कि नहीं। सेंसरी और मोटर एग्जाम, ऑब्वियसली अगर नर्व इम्पिंज हो रही है डिस्क के थ्रू तो आपको सेंसरी और मोटर तो चेक करना है कि उसका ये इंटैक्ट है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्पेशल टेस्ट जैसे कि SLR, क्रॉस SLR, आपका स्लम्प टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट परफॉर्म करने। आपका सर्वाइकल के लिए अलग टेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन, स्पर्लिंग, सारे टेस्ट आपको परफॉर्म करने। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हम कई बार लिखते हैं कि उसका B12 वगैरह कैसा है, इन सब के लिए, और MRI CT या एक्सरे से भी आप कई बार रूल आउट करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे साइंस अगर पेशेंट बता रहा है तो आपको वहाँ पे पेशेंट को टच नहीं करना है, आप उसको किसी फिजिशियन के पास भेजो। अगर वो एनोरेक्सिया कंप्लेन कर रहा है या वेट लॉस बता रहे हैं कि मेरा काफ़ी वेट लॉस हुआ है या मुझे ऑन एंड ऑफ फीवर आता है या नाइट स्वेट काफ़ी होता है, तो ऐसे केसेस में हमको फिजिशियंस की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, नाउ कम टुवर्ड द ट्रीटमेंट पार्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैकेंजी ट्रीटमेंट क्या क्या कहता है, तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल इनका यही है कि हमको पेन को पहले तो सेंट्रलाइज करना है और फिर ख़त्म करना है। ठीक है, हमको रिपीटेड मूवमेंट और सस्टेन पोस्चर को अटेन करना है, रिड्यूस करना है डिरेंजमेंट के लिए, कि कोई भी अगर डिरेंजमेंट है, ठीक है, तो अगर देखो इस पॉइंट का सीधा और सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब ये है कि अगर उसको पीछे झुकने में, मतलब समझो ऐसा कि अगर उसको आगे झुकने में दर्द हो रहा है तो आपको वो नहीं कराना है, आपको उसको क्या कराना है, एक्सटेंशन कराना है। फ्लेक्शन में अगर पेन हो रहा है तो आप एक्सटेंशन कराओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना, और अगर एक्सटेंशन में पेन हो रहा है उसे तो आप फ्लेक्शन कराओ। ठीक है, इनकरेज सेल्फ करेक्शन एंड एक्टिव पेशेंट पार्टिसिपेशन, आपको उसको सेल्फ करेक्शन और खुद से कौन कौन से एक्सरसाइज करने वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि केवल 1 घंटे की थेरेपी में जो एक्सरसाइज होगा उससे काम नहीं चलेगा, उनको बताना पड़ेगा घर में भी कि आपको हर तीसरे घंटे में आपको ये एक्सरसाइज इतने रेप्स परफॉर्म करने हैं। हमको सेंट्रलाइजेशन की तरह फोकस करना है कि मतलब हमारा पेन पेरीफेरी से सेंट्रलाइजेशन हो, मतलब कि प्रॉक्सिमल की तरफ जाए, डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ जाए, और पेरिफेरलाइजेशन को अवॉइड करना है। कोई भी ऐसी मूवमेंट जिससे कि उसका पेन पेरिफेरलाइज होता है, पैरों की तरफ जाता है, उस मूवमेंट को हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है। नाउ क्लिनिकल गाइडलाइंस कि जब भी आप मैकेंजी टेक्निक को यूज़ करोगे, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस यूज़ करोगे, तो उसमें कौन कौन से आपको क्लिनिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना है कि हर 2 से 3 घंटे में आपको वो मूवमेंट रिपीट करना है जिसमें कि पेन नहीं हो रहा था। सेट्स और रेप्स यूजली हर एक सेट में आपको 10 रेप कराना है। प्रोग्रेशन आपको ऐसे कराना है, पहले आप पैसिवली कराओगे, फिर एक्टिवली कराओगे, फिर रजिस्टेड कराओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल पैसिव ही कराते रह जाओगे या एक्टिव ही, तो वो हमेशा करना पड़ेगा। आपको रजिस्टर्ड ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी जिससे कि जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स है, लिगामेंट है, मसल्स है, वो आपके ट्रेन हो जाए, वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिससे कि वो डिस्क पीछे हर्निएट ना हो। प्रिकॉशंस स्टॉप करना है, जैसे ही पेन पैरालाइज हो या इंक्रीज हो पेन, तो आपको वहीं पे अपने एक्सरसाइज को स्टॉप करना है। पेशेंट को सेल्फ एजुकेट करो, पोस्चर ट्रेनिंग उसको दो। ठीक है, और जो हमारा इसमें मेन गोल होता है वो यही होता है, सेंट्रलाइज करना, पेन को ख़त्म करना और पेशेंट को फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाना। अब हम एक एक कंपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, अगर सर्वाइकल में किसी को पेन है तो आपको वही मूवमेंट के थ्रू आप उसको एसेस करोगे। ठीक है ना, फाइंड द डायरेक्शन दैट सेंट्रलाइज नेक पेन एंड आर्म पेन। तो आप मूवमेंट करा करके ये पता लगा लोगे कि उसको पेन बढ़ रहा है उस मूवमेंट में या नहीं। अगर नहीं बढ़ रहा है तो वो मूवमेंट आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लो, हम कंपार्टमेंट से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमारा जो डेली का पोस्चर रहता है वो फ्लेक्स पोस्चर रहता है,
और मैंने पहले भी आपको ये समझाया कि अगर हम फ्लेक्स करते हैं तो हमारी जो वर्टिब्रल बॉडी है आगे की तरफ कंप्रेस होती है और डिस्क पीछे की तरफ हर्निएट होती है, और पीछे स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, जहाँ से हमारी नर्व्स निकलती हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको, जिसमें कि डिस्क हमारा पीछे की तरफ हर्निएट हो रहा है, वहाँ पे हमको एक्सटेंशन एक्सरसाइज करानी है। बट अगर वहीं पे केस डिरेंजमेंट का एक आ जाता है कि आपको एंटीरो स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, तो एंटीरोलिस्थेसिस में आप एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं करा सकते हो। एंटीरोलिस्थेसिस में अगर आप एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराओगे तो क्या होगा, और ज़्यादा वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे आपको फ्लेक्शन। तो इस चीज़ को बहुत ही अपने दिमाग में बैठा के चलना है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर्वाइकल। तो इसका कॉमन एक्सरसाइज जैसे कि रिट्रैक्शन हो गया, आपको सिटिंग पोस्चर में बैठ करके रिट्रैक्शन करना है शोल्डर स्कैपुला का। ठीक है, रिट्रैक्शन विथ एक्सटेंशन, मतलब कि आप स्कैपुला को रिट्रैक्ट किए, शोल्डर को रिट्रैक्ट किए, उसके बाद आपको क्या करना है, सर्वाइकल का एक्सटेंशन करना है। आपको लाइंग और सिटिंग पोजीशन पे लेट करके आपको एक्सटेंशन करना है। ठीक है, लैटरल फ्लेक्शन और रोटेशन करना है। ये तब अगर पेन उसको नहीं आता है तो, और पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइजेस बतानी है। तो ये आपका सर्वाइकल को गया। नाउ थोरेसिक के लिए आपको क्या करना है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि थोरेसिक में हमारा डिस्क बल्ज होता है, बट फिर भी अगर किसी को ऐसा कोई है प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइज सिटिंग में चेयर में बैठा करके फोम रोल दे दो, उसके थ्रू उनको एक्सटेंड करना है। रोटेशन एंड रिट्रैक्शन मूवमेंट्स कराने हैं। ठीक है, प्रोन ऑन एल्बो के साथ, फिर ऑन हैंड पूरा क्या करना है, कोबरा पोस्ट पे आना है। ठीक है, तो ये सारा एक सारा, और बाकी उनको पोस्चर ट्रेनिंग थोरेसिक में भी हमें करानी है। नाउ कम टुवर्ड्स द लंबर एरिया, जो कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन सर्वाइकल एंड लंबर, जिसमें कि हमको ये देखने को मिलता है कि डिस्क हमारी पोस्टीरियर साइड पे हर्निएट होती है, डिस्क बल्ज प्रोट्रूजन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो वहाँ पे हमें क्या कराना है, प्रोन लाइन करानी है 5 से 10 मिनट के लिए। एक चीज़ और यहाँ पे देखो, समझो, अगर मान लो किसी का प्रोट्रूजन है और एक्सट्रूजन है, जरूरी नहीं है कि आप उसको अगर एक्सटेंशन एक्सरसाइज करा दोगे तो उसका पेन कम होने लग जाए। ऐसा हो सकता है कि आगे झुकने में भी उसको पेन हो रहा है और पीछे झुकने में भी उसको पेन हो रहा है। तो याद रखना, अगर आपने एमआरआई अब देख लिया और देखा कि उसको दोनों तरफ मूवमेंट करने में पेन हो रहा है, और एमआरआई में बता रहा है कि पीछे की तरफ डिस्क हर्निएट है, तो वहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक्स की तरफ जाना है। पहले वहाँ पे आप आइसोमेट्रिक्स कराओ, कोर इंगेजमेंट कराओ, है ना, डिस्क थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रेंथ लाओ पीछे, बिना एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कराए हुए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना प्रोग्रेशन बढ़ाओगे एक्सटेंशन एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। गलती यहीं पे सब लोग करते हैं कि उनको बस इतना रटा रटाया चीज़ याद रहता है कि अगर हाँ पीछे डिस्क हर्निएट हो रही तो हमको एक्सटेंशन एक्सरसाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एक्सटेंशन इन स्टैंडिंग, पोस्चर करेक्शन सेम इसमें, तो आपको सिंपल सी बात है, एक्सटेंशन एक्सरसाइज लंबर एरिया में ऐसे करानी है। बट अपने इस कॉन्सेप्ट को जिसको मैंने अभी बताया वो अपने दिमाग में लेके चलना। ठीक है, तो ये इसका मैनेजमेंट है। और नाउ प्रिवेंशन की तरफ आते हैं। अगर आप किसी भी पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट कर लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार अगर पेशेंट आपका ठीक हो जा रहा है तो उसको बताना है कि आपको ये मूवमेंट हमेशा करनी है। ठीक है, इस मूवमेंट के बारे में समझो, तो आपको फिर नहीं आएगा। तो प्रिवेंशन इसका सबसे बड़ा यही है कि अब ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं आएगा। आप फिर से अगर पोस्चर गलत करोगे तो वो फिर आएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा पोस्चर करेक्ट करके रखना है और स्ट्रेंथनिंग करनी है बैक साइड की और एंटीरियर बोथ। ठीक है, केस स्टडी, एक केस स्टडी जो मैंने देखा था ये केस, उसकी तरफ ले चला कर कि आपको मैं मैकेंजी टेक्निक को एंड करता हूँ। तो जो मेरा केस था वो क्या था, पेशेंट नेम, ठीक है, एज 44 ईयर फीमेल थी। इनकी चीफ कंप्लेंट ये थी कि उनको कमर में दर्द था, साथ ही साथ दोनों पैरों में रेडिएट कर रहा था पेन। ठीक है, हिस्ट्री क्या थी कि प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत देर तक खड़े रहती थी, या 50 मीटर वॉक भी करती थी तो पेन होता था, आगे की तरफ झुक रही थी तो उनको पेन हो रहा था। ठीक है, मैंने स्पेशल टेस्ट किया SLR स्लम टेस्ट, जो कि दोनों मुझे यहाँ पे पॉजिटिव उनके मिले। अब उनका ये MRI है, तो यहाँ पे हम क्लियरली MRI में देख सकते हैं L4 L5 L5 S1। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे L4 L5 में डिस्क क्या हो रही है, प्रोट्रूड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना, बट इस केस में देखो यहाँ पे क्या है, इनका जो ये है डिस्क बल्ज हुआ है, तो ये प्रोट्रूजन या डिस्क बल्ज नहीं, ये एक्सट्रूजन है, ग्रेड 3 है। अब अगर आपको ये समझना है कि कैसे हम MRI में पता लगाएं कि वो ग्रेड 2 या 3 है, तो इसकी भी वीडियो हमारी डल चुकी है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो कि MRI में कैसे हम रीड करें कि उसको क्या है, प्रोट्रूजन है या एक्सट्रूजन है।
तो इस केस में इनका क्या था, एक्सट्रूजन है। यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये उनका मैंने प्रेस्क्रिप्शन चार्ट बनाया था, तो मैंने एकदम एग्जैक्ट वही नहीं कराया कि उनको पीछे डिस्क बल्ज हो रहा है तो मैंने सीधे मैंने एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराने स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल नहीं। फर्स्टली आई गो टुवर्ड्स द आइसोमेट्रिक कोर इंगेजमेंट मैंने कराई, उसके बाद मैं धीरे धीरे प्रोन पोजीशन पे गया, प्रोन सिंगल लेग एसएलआर, डबल लेग एसएलआर, फिर ये मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कराया उनका ऑन एल्बो हैंड, ये धीरे धीरे मैंने स्टार्ट कराया। और उसके बाद फिर मैंने क्या कराया, उनकी ट्रेनिंग कराई, ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेनिंग कराई ये सारी की सारी। आप पेन के लिए यहाँ पे टेंस भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आया हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स और इवन जूनियर्स को ये टॉपिक तो ज़रूर ही भेजना। इससे बहुत सारे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू।